हेलो साथियों, स्वागत है आपका फिर से पेंटो क्लासेस अपने यूट्यूब फैमिली में। और आज हम लाए हैं लेक्चर 9 और यूनिट 4। तो यदि आप तैयारी करते हैं CUET एग्रीकल्चर की, या आप करते हैं एग्रीकल्चर TA की, या कृषि से जुड़े जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी में नेम-रासुंडा डायरेक्ट नेम-रासुंडा से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज नेम-रासुंडा की लेक्चर 9 को। तो देखिए आज क्या है नेम-रासुंडा में। नेम-रासुंडा की पहली जो हेडिंग है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, यानी कि हम अपने खेत को क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं। किस आधार पे? उसके उपयोगिता के आधार पे। यानी कि कुछ हमारे पास ऐसी भूमि होती है जो कि जिसमें हम फसल उत्पादन करते हैं, और कुछ भूमि ऐसी होती है जिसमें कि हम क्या करते हैं कि भूमि उत्पादन नहीं करते हैं। तो आप कहेंगे कि सर अगर फसल उत्पादन नहीं कर रहे हैं तो फिर उस भूमि का क्या काम है? तो उस भूमि का काम ये होता है कि चारागाह के लिए, यानी पशुओं के लिए जो घास चाहिए वो कहीं ना कहीं तो उगाना पड़ेगा। तो पशुओं के चारागाह के लिए हम उसको बनाते हैं, या फिर कुछ उसमें प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे कि कुछ फार्म हाउस टाइप का बना देते हैं। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन का। तो नेम-रासुंडा में क्या ये पॉइंट किस तरह से दिया गया है उसको देखेंगे आज। तो देखिए नेम-रासुंडा में जो दिया है कि लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, यानी कि लैंड की क्षमता, यानी खेत की क्षमता का जो वर्गीकरण है वो कैसे है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी। ये देखिए यहाँ दिया ना, कैपेबिलिटी और लिमिटेशंस। यानी कि कैपेबिलिटी मतलब भूमि की क्षमता के हिसाब से, उसके आधार पे, या उसकी सीमाओं के आधार पे कि उसकी सीमा क्या है। हर एक भूमि की अपनी सीमा होती है। तो इसमें दिया कि द लैंड्स आर ग्रुप्ड इनटू 8 क्लासेस बाय US सॉइल कंजर्वेशन सर्विस, यानी कि अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट US जो है, यूनाइटेड स्टेट सॉइल कंजर्वेशन सर्विस के द्वारा लैंड कैपेबिलिटी को 8 क्लासेस में बांटा गया। दिस क्लासेस डिवाइड इनटू 2 मेजर ग्रुप, यानी कि पहले 2 मेजर ग्रुप में बांटा गया है। पहले यहाँ पे 2 मेजर ग्रुप में बांटा गया है। इसके बाद इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि 8 ग्रुप बनाए गए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मेजर ग्रुप क्या है। पहला मेजर ग्रुप है ये लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि अगर खेतों को बांटा जाए तो एक हम बांट लेंगे कि लैंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, और एक बांट देंगे लैंड नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि कल्टीवेशन, यानी वही खेती जैसा आप समझ रहे हैं। तो पहला जो है लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन में क्या है कि सच लैंड्स हैव अ 4 क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको 4 क्लासेस मिलेंगे। यानी कि अगर आप देख लीजिए तो इसके अंदर आपको 4 क्लास मिलेंगे। ठीक है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4। बट फॉर द रेगुलर कल्टीवेशन, यानी कि जो हम सामान्यतः खेती करते हैं, ओनली फर्स्ट 3 क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 आर सुटेबल। यानी कि ये मानते हैं कि क्लास 3 तक जो है US जो सॉइल कंजर्वेशन सर्विस वाले भी मानते हैं कि क्लास 3 तक जो है वही सूटेबल है रेगुलर कल्टीवेशन के लिए। तो देखिए दूसरा मेजर ग्रुप क्या है, लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि रिमाइनिंग 4 क्लासेस, यानी 4 क्लासेस के बाद जो बचे हुए 4 क्लासेस हैं या 5 क्लासेस हैं, आर नॉट कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, यानी क्रॉप को वो ग्रो करने के लिए वो सूटेबल नहीं है। तो सर क्यों, तब इसके बाद ये अगर सूटेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए तो किस लिए सूटेबल है? तो चलिए देखते हैं। आगे दिया कि दिस लैंड आर यूज फॉर ग्रोइंग ग्रासेस, यानी घास उत्पादन के लिए, फॉरेस्ट्री यानी वनीकरण के लिए या वन के लिए, एंड सपोर्टिंग वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मतलब यानी कि जो भी हमसे जुड़े, मानव से जुड़े जो सपोर्टिंग वाइल्ड लाइफ है, हम उसको उसके लिए वो छोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे का क्लास देखते हैं इसमें कि कौन कौन से क्लास में डिवाइड किया गया है। तो देखिए जो पहला सुटेबल लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन के लिए था, उसमें जो क्लास 1 बना था, तो उस क्लास 1 में क्या है वो हम देखेंगे यार। देखिए इसमें क्लास 1 में दिया कि इट हैज़ नो लिमिटेशन, गुड फॉर इंटेंसिव क्रॉप कल्टीवेशन, सच लैंड नीड ओनली क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लाइक फर्टिलाइजर, मैन्योर्स, क्रॉप रोटेशन etc टू मेंटेन देयर प्रोडक्टिविटी। यानी कि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप इसमें कितना भी क्रॉप जो कि ग्रो कर सकते हैं, फसल उत्पादित कर सकते हैं। गुड फॉर इंटेंसिव क्रॉप कल्टीवेशन, यानी क्रॉप कल्टीवेशन के लिए क्या है, अच्छा माना जाता है इसे। और
इस तरह के लैंड में सिर्फ हमें क्रॉप का मैनेजमेंट प्रैक्टिस करना होता है, जैसे कि हमें खाद डालना है, जैसे कि हमें क्या करना है कि मेन्योर जो कि क्रॉप रोटेशन अपनाने हैं। मेन्योर यानी होता है देसी खाद और फर्टिलाइजर मतलब रासायनिक खाद। तो इसमें हम इसी चीज़ को मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी ग्रो होती है, उसको मेंटेन करना होता है। एग्जाम्पल ऑफ क्लास 1 सॉइल आर एलुवियल सॉइल। देखिए अभी आपने सॉइल का क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा है हम ये मान चलते हैं कि आपने नहीं पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, अभी आपको आगे चल के जब सॉइल चैप्टर पढ़ाएंगे कि सॉइल के बारे में जब स्टार्ट होगा एग्रोनॉमी के बाद सॉइल साइंस, तो उसमें हम आपको कैटेगराइज करेंगे कि कैसे सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है और कौन कौन से सॉइल जो कि हमारे भारत में पाए जाते हैं। तो अगर अभी हम आपको नॉर्मली बता दें, एक आप व्यूज़ आपके लिए कि किस तरह का सॉइल हमारे इंडिया में पाया जाता है, तो जो नॉर्थन और गैंगेटिक प्लेन होगा भारत का, मान लीजिए ये अपना भारत है, ठीक है, इस तरह का मान लीजिए भारत, तो जो ये गैंगेटिक प्लेन है, गैंगेटिक प्लेन का मतलब गंगा किनारे वाले क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में एलुवियल सॉइल यानी कि आपको दोमट मृदा मिलेगी। अब कहेंगे कि सर ये दोमट मृदा क्या होती है, तो दोमट मृदा वो होती है जो कि हर साल गंगा के द्वारा, बाढ़ के द्वारा जो मृदा बहा करके लाई जाती है और जो ये कलेक्ट होती है इसके बगल में किनारों पर जो जमा होती है मृदा, इसको हम क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल यानी कि दोमट मृदा। तो दोमट मृदा जो है वो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में पाए जाते हैं और ये जो कि उपजाऊ मृदा होती है, ठीक है। उपजाऊ के साथ साथ इसमें क्या होते हैं, हमें कम फर्टिलाइजर का यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको हम क्लास 1 में रखेंगे। तो समझ में आया क्लास 1 में कौन से सॉइल होंगे, क्लास 1 में एलुवियल सॉइल यानी कि दोमट मृदा पाई जाएगी। हमने आपको बताया कि ये दोमट मृदा जो होगी वो गैंगेटिक प्लेन वाले एरिया में पाई जाएगी, ठीक है। और आप महाराष्ट्र वाली एरिया, गुजरात वाली एरिया में आइए, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लगभग महाराष्ट्र में ही है। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है काली मृदा। काली मृदा जो है कपास के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है, लेकिन फसल उत्पादन और खाद्य उत्पादन के लिए अगर देखा जाए तो दोमट मृदा जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है। तो इस यही कारण है कि उत्तर भारत वाले एरिया में, इधर वाले एरिया में, उत्तर प्रदेश वाले एरिया में जो धान और गेहूं का उत्पादन है वो कैसा होगा, वो अच्छा होगा, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। लेकिन अगर देखा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश और ये इधर वाला जो एरिया है आपका ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी महाराष्ट्र का है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मैनेजमेंट पर इरिगेटेड एरिया और साथ ही साथ मृदा का प्रभाव पड़ता है, जलवायु का प्रभाव पड़ता है, इस कारण से लगभग उसका उत्पादन ज़्यादा है। तो इस वाले एरिया में आपको क्या मिलेगा, इस वाले एरिया में आपको मिलेगी दोमट मृदा, ठीक है, दोमट यानी एलुवियल सॉइल। उसके बाद आ जाइए आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। आंध्र प्रदेश वाले एरिया में आपको कौन सी मृदा मिलेगी, लाल मिट्टी, जिसको लेटराइट सॉइल कहते हैं, लाल मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो ये समझ रहे, एक आप मतलब ओवरव्यू बना लीजिए कि कहाँ पे किस तरह की मृदा पाई जाएगी, उसका कुछ न कुछ जियोग्राफिकल भौगोलिक कारण होता है, ठीक है। अभी जब हम सॉइल साइंस पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बाकायदे डिटेल में बताएंगे कि कैसे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। 1 सेंटीमीटर सॉइल को मैन्युफैक्चर होने में, यानी मैन्युफैक्चर नहीं कहिए आप, उसको बनने में 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने में करीब 10,000 साल लग जाते हैं। यानी वेदरिंग ऑफ सॉइल से लेकर के सॉइल फॉर्मेशन, फिर कैटेगराइज, उसका हर एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो आप जो है कि वेट करिए, तब तक इतना ओवरव्यू आप जानते रहिए कि क्या होता है। तो एलुवियल सॉइल क्लास 1 का सॉइल होता है, इंडो गैंगेटिक प्लेन में होता है, प्लेन मतलब मैदानी एरिया, ठीक है। तो अब चलते क्लास बी वाले पे, क्लास सेकेंड वाले पे, ठीक है। क्लास सेकेंड में क्या है, इट हैज़ सम लिमिटेशंस। क्लास 1 में आपने पढ़ा नो लिमिटेशन, और इसमें आप पढ़ेंगे सम लिमिटेशन, यानी कुछ सीमाएं होंगी इसकी, सच इज अ जेंटल स्लोप। कुछ जैसे कि हमने गैंगेटिक प्लेन पढ़ा, ये प्लेन है, समतल भूमि होगी, लेकिन क्लास सेकेंड में क्या है कि कुछ लिमिटेशन होंगे। लिमिटेशन कैसे होगा, एक जेंटल स्लोप पाए जाएंगे, ठीक है। ये ढलान वाली क्षेत्र होंगी, मॉडरेट इरोजन होगा, हैजार्ड स्लाइटली एल्काइली एंड सेलाइन कंडीशन होगा, यानी कि मृदा कैसा होगा, थोड़ा क्षारीय होगा, और साथ ही साथ ये मॉडरेट इरोजन होगा, यानी कि यहाँ पे जो मृदा क्षरण है ये थोड़ा होगा। क्यों, इसका अगर भौगोलिक कारण देखें तो ढलान वाली क्षेत्र होंगे। ढलान वाले एरिया पे क्या होगा कि पानी रुकेगा नहीं,
पानी न रुकने की वजह से जो सॉइल की मॉइस्चर होगी वो कम होगी, और सॉइल मॉइस्चर अगर कम होगी तो सॉइल कैसे हो जाएंगे, सॉइल सूखे रहेंगे और हवा के द्वारा इरोजन होगा, वाटर के द्वारा इरोजन होगा, ठीक है, तो इसमें इरोजन होगा। उसके बाद देखिए विच रिड्यूस, यानी कि ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, घटा देता है चॉइस ऑफ क्रॉप, यानी कि आपके क्रॉप को चॉइस, जो आप क्रॉप चाहते हैं कि हम ग्रो करें, तो उस चीज़ों में लिमिटेशन आ जाती है थोड़ा सा, इसमें है ना, इसमें इट हैज़ सम लिमिटेशन, और क्लास 1 वाले में कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जो मन करे, जितना मन करे उतना आप क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हैंस रिक्वायर मॉडरेट कंजर्वेशन टैक्टिस लाइक स्ट्रिप क्रॉपिंग, कंटूर टिलेज, क्रॉप रोटेशन etc, यानी कि इसलिए क्या होता है, कुछ लिमिटेशंस है यहाँ पे, इसलिए यहाँ ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस की, ठीक है। या टैक्टिस, ये टैक्टिस का मतलब ही होता है कि वही क्रियाविधि, ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं यहाँ पे सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण के लिए कुछ उपाय अपनाते हैं, जैसे स्ट्रिप क्रॉपिंग, यानी कि पट्टीदार खेती करते हैं हम, ठीक है, पट्टियों पे मेड़ बना लेते ही पौधों का उत्पादन करते हैं। साथ ही साथ कंटूर टिलेज, ठीक है, कंटूर टिलेज है, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन इसलिए यहाँ अपनाया जाता है क्योंकि यहाँ पे इरोजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब इरोजन के चांसेस ज़्यादा होंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी क्रॉप रोटेशन की। और क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, क्रॉप रोटेशन का मतलब हुआ कि फसल का पैटर्न कैसा है, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, खरीफ, रबी और जायद, यानी 3 जो है कि आपके क्या है, सीजन है, तो रबी, खरीफ, जायद के हिसाब से हम क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन बनाते हैं। यानी कि खरीफ में अगर हमने क्या ले लिया, खरीफ में हम पैडी ले लिए मान लीजिए, ठीक है, और रबी में उसके बाद क्या ले लेंगे हम, मान लीजिए रबी में क्या कर लिए, हमने ले लिया कि कोई दलहनी फसल ले ली, दलहनी फसल में जैसे कि चिकपी, ठीक है, चिकपी ले लिया हमने। और दलहनी फसल में आप जानते हैं कि दलहनी फसल के जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यदि अगर उस लेयर पे अगर सॉइल के अंदर से पेडी जो है, यानी धान की जो क्रॉप है, वो क्या कर लिया कि नाइट्रोजन की यूटिलाइज कर लिया है, ठीक है, तो अगर यूटिलाइज पेडी कर लिया है तो उसका जो भरपाई है वो दलहनी क्रॉप के जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को फिक्सेशन करके और जो कि क्या करते हैं, नाइट्रेट के रूप में पौधों जमीन में इकट्ठा कर देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, आप जायद में कुछ कुकुरबिट्स क्रॉप ले लेंगे। कुकुरबिट्स क्रॉप मतलब जितनी भी लत्तेदार फसल है, लत्तेदार फसल का मतलब हुआ कि आप खीरा, ककड़ी, ठीक है, तरबूज, ये जितने भी हैं ये जायद की फसल होंगे, ठीक है। तो जायद फसल में फिर हम ले लेंगे, और जो क्रॉप का सॉइल में जो नाइट्रोजन की मात्रा थी वो फिर से रिक्वायरमेंट हो जाएगी, तो इसी को क्रॉप रोटेशन कहते हैं। यानी कि एक साल में सीजन के हिसाब से फसल का बदल बदल करके उत्पादन करना ही क्रॉप रोटेशन कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में डीप रेड एंड ब्लैक सोइल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद देखिए क्लास 3, यहाँ पे क्लास 3 में हम पढ़ेंगे, यानी कि अभी ये ग्रुप 1 है, मेजर ग्रुप 1 था जिसमें लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, उसी का हम क्लास 3 पढ़ रहे हैं। तो क्लास 3 में है हैव सेवियर लिमिटेशंस लाइक ए स्टीप स्लोप, हाई इरोजन हैजार्ड, स्लो वाटर परमेबिलिटी एंड रिस्ट्रिक्टेड रूट जोन। यानी कि इसमें भी लिमिटेशंस हैं, इसमें गंभीर लिमिटेशन है। क्या क्या है, स्ट्रिप स्लोप होगा यानी अत्यधिक ढलान होगी, हाई इरोजन होगा मतलब कि बहुत ज़्यादा मृदा का जो क्या होगा, ये क्षरण इसमें ज़्यादा होगा, और साथ ही साथ स्लो वाटर परमेबिलिटी यानी कि वाटर की जो क्षमता है, ठीक है, वाटर की जो पहुंच है वहाँ पे कम होगी, और रिस्ट्रिक्टेड रूट जोन होगा यानी रूट को अंदर ग्रो करने के लिए कुछ उसमें सीमाएं होंगी, रिस्ट्रिक्टेड एरिया होंगे, ठीक है। तो इसमें ये बहुत ही इसमें क्या है कि इसमें गंभीर लिमिटेशन है, यानी कि इसमें थोड़ा सा और सेकेंड क्लास वाले से ज़्यादा लिमिटेशन इसमें है। तो फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ सच सॉइल इज पुअर, यानी जो सॉइल का स्टेटस है, यानी कि उसका जो स्टेटस है फर्टिलिटी स्टेटस, यानी कि उसकी उत्पादन क्षमता जो है वो यहाँ पुअर पाई जाएगी। क्लास 3 की बात कर रहे हैं हम लोग। रिक्वायरिंग स्पेशल कंजर्वेशन मेजर्स, अब ये क्या होता है, यानी कि अभी हमने जो क्लास 2 में पढ़ा है, क्लास 2 में कहा कि हम कंजर्वेशन टैक्टिस अपनाएंगे, ठीक है, कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे, और इसमें आपको स्पेशल कंजर्वेशन मेजर्स करने होंगे, जैसे कि आपको सॉइल ह्यूमिडिटी यानी कि मृदा आर्द्रता को बचाए रखने के लिए आपको मल्चिंग करना होगा। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि मल्चिंग का मतलब होता है कि यदि आप क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो क्रॉप को जहाँ पे हम क्रॉप ग्रो करते हैं तो एक लाइन बनाते हैं, यहाँ पे मेड़ बनाते हैं,
इस मेड़ को हम किसी प्लास्टिक की सहायता से, प्लास्टिक फिल्म की सहायता से, या फिर फसल अवशेष यानी कि पुआल वगैरह आप जानते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, इसको ढक देते हैं। जिससे होता क्या है, ढकने से होता क्या है कि सॉइल जो कि सॉइल की जो मॉइस्चर है वो बनी रहती है। तो ये एक प्रैक्टिस हो गया। दूसरा प्रैक्टिस ये है कि आप क्या करिए दूसरा प्रैक्टिस क्या कर सकते हैं आप, उसके बाद दूसरे प्रैक्टिस आप क्या करेंगे, आप करेंगे जीरो टीलेज। जीरो टीलेज मैंने आपको पहले दूसरे क्लास में बताया था, जनरल एग्रीकल्चर जब हम लोग पढ़े थे। जीरो टीलेज का मतलब होता है कि हम पूरे खेत को डिस्टर्ब किए बिना जितना क्रॉप को ग्रो होने के लिए ज़रूरत है जगह के, उतने ही प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही टीलेज करेंगे। इसी को कहते हैं जीरो टीलेज। मतलब बिल्कुल भूमि को छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप भूमि को पलट देते हैं रोटावेटर से या फिर अपलॉग से, तो होता क्या है कि सॉइल की मॉइस्चर उड़ जाती है और सॉइल इरोजन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम जीरो टीलेज करते हैं। ये दूसरी प्रैक्टिस होगी। एग्जाम्पल में सोलो रेड सॉइल, स्लाइटी स्लाइन सॉइल ब्लैक, यानी कि इसमें जो रेड सॉइल होंगे और स्लाइन ब्लैक सॉइल होंगे, ये ज़्यादातर क्लास 3 वाले सॉइल होते हैं, ठीक है, और हाईली री इरोजन होता है इस वाले क्लास में। उसके बाद देखिए क्लास 4 वाले में वेरी सेवियर लिमिटेशंस, नो चॉइस ऑफ क्रॉप। इसमें कोई चॉइस ही नहीं है आपको क्रॉप जो कि ग्रो करने की। क्यों सर? क्योंकि इसमें सुटेबल फॉर ओकेजनली कल्टीवेशन, यानी कि अगर आप देख रहे हैं कि मौसम बढ़िया है, बरसात अच्छी हुई है, मानसून अच्छा है, तो ओकेजनली कर लिए, कोई क्रॉप ग्रो कर लिए, नहीं तो चारागाह के लिए, यानी कि जो मकई जनेर वगैरह होती है वो हम क्रॉप ग्रो कर लेते हैं, जाकि कम से कम जानवरों को खाने के लिए जो हरा चारा है या हे बना करके हम उसे रख लेते हैं। सुटेबल फॉर ओकेजनली कल्टीवेशन हो गया। मेनली यूज फॉर पास्चर है, लीजिए अभी आ गया, हमने अभी वही बात किया कि या तो हम क्या करेंगे कि फसलों अथवा चारे के रूप में हम उगा लेंगे, पास्चर बना देंगे, उसको चारागाह बना देंगे, या दूसरा काम होगा कि जो मकई जनेर है उसको उगा करके उसका हम कटिंग कर करके उसे हे बना लेंगे। हे का मतलब होता है कि एक बड़ा सा गड्ढा हम लोग बनाते हैं, उस गड्ढे में कटे हुए हरे मकई और जनेर के जो चारा होते हैं उसको काट करके डाल दीजिए और ऊपर से मिट्टी का लेप बना करके उसे कंजर्व करते हैं, ताकि बरसात के दिनों में जब हमें चारा न मिले पशुओं के लिए तो उसी का फिर हम निकाल के रखते हैं। इसी को हे कहा जाता है। एग्जाम्पल ऐसे कौन कौन सी मृदा इसमें पाए जाएंगे, इसमें जो सॉइल्स आएंगे वो सोलो सॉइल्स, सेलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल यानी क्षारीय मृदा, ठीक है, सेलाइन सॉइल, इस टाइप के सॉइल जो कि क्लास 4 में आते हैं। लगभग ये ऊसर भूमि होते हैं, बिल्कुल बस चारा उत्पादन के लिए कर लिया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे क्लास 5, यानी कि अब हम दूसरे मेजर कैटेगरी में आ गए हैं। कौन सी मेजर कैटेगरी है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं कि मेजर कैटेगरी है लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी वो ऐसे खेत, ऐसे क्षेत्र भूमि जो क्रॉप यानी कि खेती करने के उपयोग में नहीं है, खेती करने लायक नहीं, ऐसे भूमि को हम क्लास 5 में रखते हैं। होता क्या है इसमें, स्टोनी और रॉकी सॉइल एंड पाउंड एरिया वेयर ड्रेनेज इज नॉट पॉसिबल, यानी कि वो पथरीले और चट्टान वाले क्षेत्र या मृदा जिसमें क्या होता है ड्रेनेज सिस्टम पॉसिबल नहीं होता, यानी कि पानी अगर लगा हुआ है खेत में तो वो निकलेगा नहीं, जल निकास की सुविधा नहीं होती है। मेनली यूज फॉर ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट्री, ज़्यादातर इस तरह के खेतों को क्या करते हैं, इस तरह के खेतों को किसान या तो चारागाह बना के छोड़ देते हैं या फिर इसको वन बना के छोड़ते हैं या छोटा मोटा जंगल बना के छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल में एरिड यानी कि शुष्क क्षेत्र, सूखा वाले क्षेत्र, या रॉकी सॉइल यानी कि जो पथरीले मिट्टी होते हैं उस तरह के सॉइल है, इसमें क्लास 5 में पाए जाते हैं, ठीक है। क्लास 6 में देखिए हैव सम लिमिटेशंस ऑन यूज फॉर ग्रेजिंग और फॉरेस्ट्री। अब इसमें भी ग्रेजिंग में भी अब क्या कर दिया है, यानी कि चराई के लिए भी इसमें लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्लास 7 में देख लीजिए क्लास 7 है कि सेवियर लिमिटेशन ऑन यूज फॉर ग्रेजिंग और फॉरेस्ट्री, यानी कि इसमें और गंभीर रूप से क्या होते हैं, लिमिटेशन लगे होते हैं। उसके बाद आइए क्लास 8 में। क्लास 8 में है एक्सट्रीमली रफ लैंड नॉट सुटेबल फॉर एनी काइंड ऑफ क्रॉप। ये बिल्कुल ही एकदम रफ जो कि ज़मीन होती है, जिसको कहा जाता है कि पूरी तरह से ऊसर बेकार भूमि होती है
और किसी भी तरह का क्रॉप यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते, यहाँ तक कि इट इज ए रिस्ट्रिक्टेड टू वाइल्ड लाइफ, एस्थेटिक पर्पस और वाटर सेट प्रोडक्शन। इसको क्या करते हैं किसान, गड्ढा मट्टी हटवा करके पॉन्ड बना देता है और उसे वाटर सेट प्रोडक्शन कर देता है कि भैया पानी जमा रहेगा, इससे हम क्या करेंगे। और आपको क्या लगेगा इस तरह का लैंड कहाँ पाया जाएगा, इस तरह का लैंड रेगिस्तान वाले एरिया में, राजस्थान वाले एरिया में पाया जाता है, जिसको पॉन्ड बना करके वाटर कंजर्वेशन बना देते हैं। और साथ ही साथ क्या करता है, इस तरह वाइल्ड लाइफ रिस्ट्रिक्ट यहाँ के वाइल्ड लाइफ के लिए छोड़ देता है। एग्जाम्पल में देखिए क्या है, सैंडी बीच, यानी कि जो सैंडी यानी कि बलुई बीच होते हैं, वो रिवर वॉस्ट एरिया, यानी कि जो रिवर बहा के, जैसे कि अगर बरसात का मौसम है तो पानी लगे रहेंगे, फिर बरसात का मौसम सूख गया तो वॉश आउट हो जाता है, सारा का सारा सूख जाता है यहाँ पे एरिया, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, अब देखिए वो आपका सॉइल जो वो वाला है सिस्टम वो खत्म हो गया। यहाँ से नेक्स्ट है सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स, यानी कि मृदा संरक्षण के क्या मापदंड है, क्या मेजर्स हैं। पहला है एग्रोनॉमी मेजर, यानी कि जब हम सॉइल को क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं, तो कुछ माप होते हैं कि उसमें कितने एरिया में कितने परसेंटेज उसकी इरोजन हो रहे हैं, कितना परसेंट मॉइस्चर पाया जाता है, इस तरह का जो कि मेजर्स होते हैं। और मेजर कई तरह के होते हैं, जैसे कंटूर कल्टीवेशन। अब एग्रोनॉमी में अगर एग्रोनॉमिकल मेजर देखें तो हम मल्चिंग करते हैं, अभी हमने मल्चिंग की बात की, कंटूर कल्टीवेशन करते हैं, तो देखिए क्या है इसके बारे में अंदर पढ़ते हैं। एडॉप्टेड वेयर स्लोप इज लेस देन 2%। एग्रोनॉमी मेजर्स वहाँ अडॉप्ट किया जाता है जहाँ पे जो स्लोप है वो लेस देन 2% हो एंड इरोजन प्रॉब्लम आर नॉट सेवियर, और जो इरोजन वाला सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा गंभीर ना हो। इट इंक्लूड कंटूर कल्टीवेशन, टिलेज, मल्चिंग एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग। यहाँ पे कौन कौन से कल्टीवेशन कहते हैं, कंटूर कल्टीवेशन, टिलेज, मल्चिंग एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग, ठीक है। अब कंटूर कल्टीवेशन क्या है, आप कंटूर खेती पढ़े होंगे, कंटूर खेती के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ। कंटूर खेती जब आप उत्तराखंड वाले एरिया में जाएंगे जहाँ पे स्लोप कम होता है, तो कम स्लोप वाले एरिया में क्या करता है किसान कि उसको सीढ़ी नुमा खेत बना देता है। सीढ़ी नुमा बनने से क्या होता है कि उसको थोड़ा सा, जैसे एक सीढ़ी बनाया, दूसरे स्टेप पे वो थोड़ा सा जगह बना करके घेर देता है ताकि उस पर पानी रुके, और उसी वाले एरिया पे वो सीढ़ी जैसा बना करके वो उस पर क्या करता है, क्रॉप उत्पादन करता है। इस सीढ़ी नुमा खेती में वो किसान अपने खाने भर का सिर्फ उगा पाता है, बिजनेस पर्पज से उतना ग्रो नहीं हो पाता क्योंकि लैंड की कमी होती है। इसमें होता क्या है, इट कंजर्व सॉइल फर्टिलिटी एंड वाटर, लेकिन उत्पादन बढ़िया होता है क्योंकि पहाड़ वाले एरिया में मिनरल्स भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं। सूक्ष्म अपने रसायन फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके बाद देखिए बी वाले में क्या है, मल्चिंग। मल्चिंग एक तरह का कंजर्वेशन प्रैक्टिस है, यानी मल्च इज एनी मटेरियल अप्लाइड ऑन द सॉइल सरफेस टू चेक इवापोरेशन एंड इम्प्रूव सॉइल वाटर, यानी सॉइल मॉइस्चर। अभी हमने बताया कि जैसे कि कोई मान लीजिए कोई लैंड है और इस लैंड पे हमने क्या बनाया, मेड़ पे हमने क्या किया, क्रॉप उत्पादन किया, ठीक है, क्रॉप लगाया, और उसके बाद क्या किया कि जितना क्रॉप है उतना छोड़ करके बाकी वाली जगह में हम क्या करते हैं, प्लास्टिक फिल्म या कोई भी मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिससे कि भूमि ढक जाए, वो हम फैला देते हैं ताकि उससे क्या हो, वाटर का जो सॉइल का जो मॉइस्चर है वो बना रहेगा। उसके बाद देखिए क्या है, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस टू कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर। ये बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है सॉइल कंजर्वेशन को संरक्षित करने के लिए। एंड रिड्यूस इरोजन फॉर एग्रीकल्चर इन ड्राई रीजन, खास करके जो शुष्क वाली एरिया है जहाँ पे गर्म हवाएं चलती है और वाटर विंड इरोजन जो ज़्यादा होता है, इस वाले एरिया में सॉइल कंजर्वेशन का सबसे महत्वपूर्ण जो कि प्रैक्टिस है। एग्जाम्पल में क्रॉप रेसिड्यूज, यानी कि जितने भी फसल अवशेष हैं उसे लीव्स, यानी कि जितने भी सूखी पत्तियां हैं उन्हें बिछा दिया जाता है। मेन्योर्स, यानी कि जो हरी खाद होती है या फिर गोबर खाद होती है उसको फैला दिया जाता है। साथ ही साथ पॉलीथीन फिल्म, यानी हमने बताया कि प्लास्टिक की परत होती है उसे पूरा फैला दिया जाता है। तो इस तरीके से करके हम सॉइल कंजर्वेशन और सॉइल मॉइस्चर को बनाए रखते हैं, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बनी होती है, सॉइल इरोजन होने से बचता है और साथ ही साथ क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा मिल जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में हमने अभी थोड़ा सा आगे पढ़ा था, यहाँ डिटेल पढ़ेंगे कि सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग इन विच लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रिप ऑफ इरोजन
रेसिस्टिंग क्रॉप, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स आर अल्टरनेटेड विद ए स्ट्रिप ऑफ शेयरिंग परमिटेड क्रॉप। यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जिसमें क्या किया है कि मेड़ बना है, ठीक है, कुछ ऐसे नैरो स्ट्रिप होंगे, स्ट्रिप मतलब फीता, ठीक है, इसे फीता खेती भी कहेंगे या पट्टीदार खेती भी कहते हैं। तो दूसरा देखिए है मैकेनिकल मेजर्स, यानी पहले हमने एग्रोनॉमिक मेजर्स देखा है कि जो कि एग्रोनॉमी से रिलेटेड क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं, और अब हम देखेंगे कि मैकेनिकल मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं। मैकेनिकल मेजर्स में हम देखेंगे कि एडॉप्टेड ऑफ सप्लीमेंट एंड एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस एंड व्हेन लैंड स्लोप इज मोर देन 2%, यानी कि 2% से ज़्यादा अगर भूमि का ढलान है तो यहाँ पे मैकेनिकल मेजर्स करेंगे। इट इंक्लूड फॉलोइंग प्रैक्टिसेस लाइक अ कंटूर बंडिंग, ग्रांडेड बंडिंग, ठीक है, इस तरह के हम प्रैक्टिस करते हैं। तो कंटूर बंडिंग में देखते हैं क्या है। कंटूर बंडिंग इज अडॉप्टेड अप टू 6% स्लोप ऑफ लैंड एंड यूज इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज विथ हाई इनफिल्ट्रेशन एंड परमेबिलिटी। यानी कि ऐसे कंटूर बंडिंग वाली जो एरिया है वो 6% या अगर ज़्यादा स्लॉप है, तो स्लॉप होने की वजह से क्या होगा, मृदा क्षरण ज़्यादा होगा, सॉइल जो है कि वाटर इरोजन ज़्यादा होगा, क्योंकि पानी जब ऊपर ढलान से बहेगी तो सारी मिट्टी को क्या करती है, वो बहा ले जाती है। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस है वो किस एरिया में करते हैं हम, शुष्क एरिया में करते हैं, सूखे क्षेत्र में करते हैं, या सेमी एरिड एरिया जो होते हैं वहाँ करते हैं, जहाँ पे हाई इनफिल्ट्रेशन है। इनफिल्ट्रेशन का मतलब हुआ, फिल्टर मतलब होता है छन जाना, इनफिल्ट्रेशन मतलब होता है बह जाना, एंड परमेबिलिटी, ठीक है, जहाँ परमेबिलिटी का क्या हो, हाई, जो कि वो हो हाई रोटेशन हो, जैसे कि वाटर रुके ही ना वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है ग्रेडेड बंडिंग। ग्रेडेड बंडिंग क्या है, रिकमेंडेड इन एरियाज रिसीविंग रेनफॉल ऑफ मोर देन 800 mm पर ईयर। इस वाले एरिया में क्या होता है कि हम 800 mm से ज़्यादा क्या करते हैं, रेनफॉल रिसीव करते हैं। इन जनरल बंडिंग इज सुटेबल फॉर लैंड हैविंग स्लोप 2 to 10%, यानी कि 2 से 10% जहाँ स्लोप होता है वहाँ पे इस तरह का हम ग्रेडेड बंडिंग करते हैं। कंटूर एंड ग्रेडेड बंडिंग आर मोस्टली यूज इन इंडिया। और ये जो कंटूर बंडिंग और ग्रेडेड बंडिंग है, जो ये ज़्यादातर कहाँ, अपने इंडिया में ही यूज में लाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, सब सॉइलिंग। सब सॉइलिंग ये टर्म पूछता है एग्जाम में कि सब सॉइलिंग क्या है। तो सब सॉइलिंग जो है वो ब्रेकिंग ऑफ हार्डपन, यानी हार्डनेस ऑफ सॉइल बाय द सब सॉइलर एट 30 to 60 सेंटीमीटर डेप्थ एंड 90 to 180 सेंटीमीटर इंटरवल। यानी कि हम क्या करते हैं, सॉइल का हार्डपन, जो हार्डनेस होता है उसको तोड़ते हैं। हम तोड़ते कैसे हैं, 30 to 60 मीटर डेप्थ क्या करते हैं, उसका जो कि जुताई करते हैं इसमें। उसके बाद देखिए यहाँ पे डी वाला है ब्रॉड बेड एंड फरो, यानी BBF कहते हैं इसे। BBF सिस्टम में होता क्या है कि ब्रॉड बेड एंड फरो, यानी सुटेबल फॉर मैनेजिंग रेन वाटर इन डीप ब्लैक सॉइल वेयर सरफेस ड्रेनेज ड्यूरिंग द मानसून पीरियड इज प्रॉब्लम। यानी जो काली मृदा होती है उसमें हम डीप क्या करते हैं, जो कि डीप फरो लगाते हैं। फरो का मतलब होता है डीप जुताई करना, जिससे कि पानी जो है उसके सरफेस एरिया में बनी रहे मानसून के समय में। मानसून समय मतलब बरसात के दिनों में पानी रुकता नहीं है, काली मृदा में पानी बह जाती है, ठीक है। तो इसको रेन वाटर को मैनेज करने के लिए, इसका मेन मकसद है रेन वाटर को मैनेज करना इन डीप ब्लैक सॉइल वेयर सरफेस ड्रेनेज ड्यूरिंग द मानसून पीरियड इज अ प्रॉब्लम। यानी कि बरसात के वाले दिनों में पानी बह जाती है, तो उसको रोकने के लिए मैनेज करना पड़ता है रेन वाटर में। तो इसी को कहते हैं BBF सिस्टम, यानी ब्रॉड बेड एंड फरो। यानी कि बेड जो है, बेड यानी कि वो क्यारी को चौड़ा बनाया जाता है और फरो लगा करके पानी उसमें रोका जाता है। उसके बाद देखिए ई वाला है बेंच ट्रेसिंग। बेंच ट्रेसिंग का मतलब होता है कि एडॉप्टेड इन लैंड्स वेयर स्लोप रेंजिंग फ्रॉम 16 to 33%, यानी बहुत ज़्यादा स्लोप होता है इस तरह के एरिया में ऑन स्टीप स्लोपिंग एंड अनडल्टिंग लैंड, ठीक है। इस तरह के एरिया में हम क्या करते हैं, बेंच ट्रेसिंग करते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। एक होता है जिंग ट्रेसिंग। जिंग मतलब होता है कि एडॉप्टेड इस तरह का जो प्रैक्टिस है वो 3 से 10% का अगर स्लोप होता है तो उस वाले एरिया में हम करते हैं। जिंग ट्रेसेस में क्या होता है कि कंस्ट्रक्टेड इन अ मीडियम टू डीप सॉइल इन मॉडरेट टू हाई रेनफॉल एरिया। ये ज़्यादातर वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ पे डीप सॉइल हो और रेनफॉल कैसा हो, हाई रेनफॉल हो, जिससे कि सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल मॉइस्चर, सॉइल इरोजन होने से बचाया जा सके।
उसके बाद देखिए यहाँ पे है वेजिटेटिव बैरियर्स, यानी कि वेजिटेटिव बैरियर्स एक तरह का बैरियर बनाया जाता है इसमें। है कि इसमें कि दीज आर क्लोजली स्पेस्ड प्लांटेशन, यानी कि हम क्लोजली स्पेस प्लांटेशन करते हैं। यूजली अ फ्यू रो, यानी कुछ जो कि यहाँ पे रो बना करके जो क्यारी बनाते हैं उसमें, ऑफ ग्रासेस ऑफ श्रब ग्रोन अलोंग द कंटूर फॉर इरोजन कंट्रोल। यानी कि मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे देख लीजिए, डायग्राम से बता रहा हूँ मैं। ये मान लीजिए आपका खेत है, इस खेत में क्या कर रहे हैं कि हम मान लीजिए यहाँ पे क्रॉप ग्रो किए, ठीक, हमने यहाँ पे क्रॉप ग्रो किया। ये वाली जो एरिया है यहाँ से तो इवापोरेशन होगा। अब यहाँ से इवापोरेशन ना हो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ घास उत्पादन कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ घास ग्रो करवा दे रहे हैं, कुछ श्रब यानी झाड़ियाँ लगा दे रहे हैं, ताकि उससे क्या हो, सॉइल इरोजन होने से बचे, ठीक है, वाटर यानी मृदा का क्षरण होने से बचेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए खस है। खस एक तरह का आप देखोगे, जब गांव में आप जाएंगे तो जब सुनसान वाले एरिया में जाते हैं तो उसकी सड़क के दोनों बगल देखते हैं कि बड़ी बड़ी सी घास होती है, उसको खस बोला जाता है, ठीक है। खस का ये साइंटिफिक नेम यहाँ पर दिया हुआ आप देख लें, ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है। खस इज द मोस्ट सुटेबल प्लांट फॉर दिस पर्पस। और इसी में ये जो ग्रास हम यहाँ जो कि ग्रो करने की बात कर रहे थे कि घास उत्पादन करें, तो घास में सबसे बढ़िया घास जो है वो खस है। खस उत्पादन करिए, वो सॉइल इरोजन होने ही नहीं देता है, उसकी जड़ें जो है मृदा को पकड़ के रखती हैं, जिससे कि क्या होता है, मृदा क्षरण नहीं होता है। चलिए ठीक है, आज यूनिट 4 इतना ही था। इसके बाद हम अगला क्लास जो कि यूनिट 5 लाएंगे और लेक्चर 10 होगा, और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये एग्रोनॉमी के चैप्टर ख़त्म हो, एग्रोनॉमी की यूनिट ख़त्म हो। ये एग्रोनॉमी जो है कि सबसे लंबा चैप्टर है, इसको ख़त्म होने में समय लगेगा, और इसके बाद जैसा आप लोग कहेंगे उस हिसाब से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। सॉइल साइंस या फिर दूसरा सब्जेक्ट देखा जाएगा, जिस तरह से होगा हम लोग स्टार्ट करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाइयों के साथ, जो भी एग्रीकल्चर सीयूटी या एग्रीकल्चर टीए या एग्रीकल्चर एएफओ की तैयारी कर रहा है, उसमें आपको एग्रीकल्चर जो कि नीमरा सुंडा से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इसको फॉलो करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।